जी जनाब। अब लैड नंबर 2 में हमारे पास क्या कहानी है कि भाई सबसे पहले फंडामेंटल चीज़ें क्या हैं कि हमारे पास एक सैंपल कोड इन्होंने दे दिया। वो क्या दिया है कि भाई कुछ ऐसा हो रहा है कि भाई एक मूव की इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है, उसके बाद EAX, 5 इसका क्या मतलब होता है। तो सबसे पहले क्लास इस चीज़ को समझिएगा कि जो भी इम्प्लीमेंटेशन हम लोग करेंगे मेजरली तौर पर वो पासिंग पासिंग का गेम है असेंबली लैंग्वेज में। कि जैसे कि अगर हमें कोई डिजायर वैल्यू चाहिए, फॉर एग्जांपल कि भाई एक यूजर इनपुट हमने ले लिया num1, ठीक है, उसमें हम लोग देते हैं ना 10 वैल्यू। अब उसके बाद एक वैल्यू दे दी हमने num2, उसमें वैल्यू दे दी 20। अब मैं दोनों को अगर ऐड करवाता हूँ, ऐड का एक और वेरिएबल बनाता हूँ और इसमें हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं कि भाई num1 प्लस num2। अब जो मेरी डिजायर वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए? 30। 30 होनी चाहिए। अब वो 30 कहाँ जाएगी? 30 को कौन स्टोर करेगा? 30 को कहाँ सर से हेड में स्टोर होगा। एक्सेस करूंगा? ये तो हमें सी शार्प के पैटर्न पे हमें पता चल रहा है ना, लेकिन असेंबली में ऐसा नहीं है। असेंबली में ऐसा नहीं है। और अगर फॉर एग्जांपल मैं यहां पर एक इंस्ट्रक्शन लिखता हूं जस्ट कि भाई मूव EAX, 5, ठीक है, और इससे पहले लिखता हूं मूव EBX, 6, और कुछ नहीं लिखता, मैं यहां पर सिंपल लिखता हूं कॉल राइट इंटीजर। और टू होल्ड द आउटपुट स्क्रीन एक और इंस्ट्रक्शन लिखता हूं कॉल्ड वेट MSG। एक साथ लिखेंगे वेट MSG। अब मैं अपने प्रोग्राम को जस्ट एग्जीक्यूट करता हूं तो यहां पर आपको कौन सी वैल्यू नजर आएगी वो मुझे बताइएगा। यहां तो अभी फिलहाल एरर आ रहा है, क्यों एरर आ रहा है भाई? एरर को रीड कर लेते हैं। हाँ, सेंटेक्स प्रॉक। और क्या है भाई? मेन। और क्या एरर है? ठीक है जनाब। तो अब यहाँ पर इंस्ट्रक्शन लिखते हैं मूव EBX, 10, ठीक है, और इसी तरीके से मूव EAX, 5। मैं यहाँ पे लिखता हूँ कॉल राइट इंटीजर, कॉल वेट MSG। अपने प्रोग्राम को बिल्ड करवाते हैं। ठीक है, सक्सेसफुली बिल्ड। अब मैं जस्ट कुछ नहीं तो अपनी एप्लीकेशन को यहाँ पर क्या करता हूँ, रन करता हूँ। तो यहाँ पर आप देखें क्या नजर आ रहा है सबको? आउटपुट क्या आ रहा है भाई? सबको नजर आ रहा है आउटपुट? यस सर। क्या नजर आ रहा है भाई? +5। अब ये +5 ही क्यों आया, ये समझने वाली चीज है असेंबली में, कि ये +5 ही क्यों आया जबकि मैंने 10 भी तो दिया था। तो प्रिंट किसने करवाया ये समझने की चीज है। और आउटपुट स्क्रीन को होल्ड कौन कर रहा है, ये
तो समझाने का मकसद अभी कोड नहीं है, समझाने का मतलब वो पैटर्न है कि भाई जो आप लोगों ने चीजें समझनी है। अब क्लास कहानी ये होती है कि इसमें इस तरीके से पासिंग का गेम होता है कि भाई अगर मैं फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर एक इंस्ट्रक्शन ये लिख देता हूँ कि भाई ऐड करवा दो EAX को EBX के साथ, ये वाली इंस्ट्रक्शन भी सबको समझ में आती है कि भाई दो रजिस्टर की वैल्यू आपस में ऐड हो रही है। अब ऐड हो रही है लेकिन ऐड होने के बाद जा कहाँ रही है ये कौन बताएगा, ये कौन डिसाइड करेगा, ये तमाम चीजें समझने वाली हैं, कीप इन माइंड। क्या फॉर एग्जाम्पल मैं इनको ऑल्टरनेट कर देता, मैं यहाँ पर इसको EBX कर देता यानी EAX कर देता। अब मुझे बताओ कि भाई दोनों वैल्यू अभी भी दोनों ऐड हो रही हैं लेकिन ऐड होने के बाद जाती कहाँ पे हैं, ये समझने की चीज है जो कि असेंबली लैंग्वेज में हम लोग डिस्कस सोर्स करेंगे। हाँ, अब आप लोगों को यकीनन कुछ ये भी पता होगा कि भाई इनको कहते हैं एड्रेसिंग मोड, जिसमें हमारे पास क्या होता है कि एक ऑपकोड होता है, ये पहला ऑपरेंड होता है, ये दूसरा ऑपरेंड होता है। इस ऑपरेंड को कहते हैं, पहले वाले को हम सोर्स और सॉरी डेस्टिनेशन, और इसको कहते हैं सोर्स, ऐसे ही कहते हैं, या ये डेस्टिनेशन होता है ये सोर्स होता है, कौन बताएगा? सर हम डेस्टिनेशन वैल्यू और को सोर्स या डेस्टिनेशन कैसे ले रहे हैं, क्योंकि सोर्स और डेस्टिनेशन तो मेरे ख्याल से रजिस्टर्स होते हैं। जरूरी है, पूछ रहा हूं मैं आपसे। पता नहीं सर। नहीं नहीं, पूछ रहा हूँ, देखो सर गलत भी बताओगे लेकिन बताओ लाजमी, ताकि मुझे ये पता चले कि यार सर कौन किस किस रजिस्टर्स होते पोजीशन हैं, पे है। जैसे पहला वाला सोर्स है और सेकंड वाला डेस्टिनेशन। ठीक है, चलो मैं यहाँ पर सिर्फ ये वाली इंस्ट्रक्शन लिखता हूँ कि मूव EAX कॉमा EBX, लेकिन उससे पहले मैंने एक और इंस्ट्रक्शन लिख दी, मूव EBX कॉमा 5। अब इस इंस्ट्रक्शन से, इन दो इंस्ट्रक्शन से क्या समझ में आ रहा है? सर इसमें 5 जो है वो EBX में आ गया, फिर वेरी EBX गुड, में जो 5 रखा है वो EAX में आ गया। वेरी गुड, बस ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई। अब इससे मैं ये समझाना चाह रहा हूं आप लोगों को कि अब इस सिचुएशन में या इस सिचुएशन में डिसाइड करो कि विच वन इज सोर्स एंड विच वन इज डेस्टिनेशन। सोर्स इज ऑलवेज जहां से वैल्यू आ रही है, सोर्स इज ऑलवेज जहां से वैल्यू, और जो वैल्यू आ रही है सोर्स वो होता है। डेस्टिनेशन जहां वैल्यू जा रही है, जाके स्टोर हो रही है, जैसे कि आपने मुझे बताया कि सर पहले 5 जो है वो EBX में जा रहा है, तो इस इंस्ट्रक्शन में सोर्स क्या है 5 है और डेस्टिनेशन क्या है EBX। तो ये जरूरी नहीं है कि कोई रजिस्टर ही हो, देयर आर 3 टाइप ऑफ एड्रेसिंग मोड्स। इस पूरी इंस्ट्रक्शन को कहते हैं एड्रेसिंग मोड, जिसमें से ये एक ये तरीकेकार है जिसको हम लोग इमीडिएट एड्रेसिंग मोड कहते हैं। मैं अगर इसको कमेंट में करके लिखूं तो हम लोग इसको इमीडिएट एड्रेसिंग मोड कहते हैं। और इसी तरीके से अगर मैं इसकी बात करूं तो इसको हम लोग कहते हैं रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। कि एड्रेसिंग मोड का क्या मतलब है कि भाई आप जो है वो कोई ना कोई वैल्यू एड्रेस कर रहे हो किसी ना किसी डेस्टिनेशन पे। क्या अब इसका मतलब कि यहाँ पर हमारे पास एड्रेसिंग मोड हमेशा 3 चीजों से मिलकर बनता है। एक होता है ऑपकोड, कि इंस्ट्रक्शन क्या है, यहाँ पर जो हमारे पास पहली इंस्ट्रक्शन है वो क्या है कि भाई हम मूव करवा रहे हैं। अब क्या मूव करवा रहे हैं, इसको दो चीजें चाहिए कि हम 5 की वैल्यू, ये क्या है सोर्स, 5 क्या है सोर्स, एक कांस्टेंट वैल्यू है जो कि मूव करवा रहे हैं किसी एक रजिस्टर में। तो रजिस्टर क्या हुआ डेस्टिनेशन। तो क्लास याद रखिएगा, ये कहलाता है ऑपकोड, सही है, और ये कहलाता है पहला ऑपरेंड जिसको हम लोग कहते हैं डेस्टिनेशन। क्या कहते हैं? डेस्टिनेशन। और जो कॉमा के बाद वाला जो होता है ऑपरेंड वो कहलाता है सोर्स। तो इसका पूरा फ्लो ही यही है, इसकी असेंबली ही यही है कि जो ये वाली वैल्यू होगी वो हमेशा इसमें जा रही होगी। अब इसी तरीके से अगली एड्रेसिंग मोड पे आते हैं जिसको कहते हैं रजिस्टर। रजिस्टर एड्रेसिंग मोड इसलिए कह रहे हैं कि इसमें सोर्स भी रजिस्टर है और डेस्टिनेशन भी रजिस्टर है।
इसको इमीडिएट क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसमें डेस्टिनेशन क्या है, एक एड्रेस, एक वो है, इसमें डेस्टिनेशन क्या है, एक रजिस्टर है, और इसमें एक कांस्टेंट वैल्यू जा रही है। क्लास मुझे आप लोग ये बताओ कि क्या इस इंस्ट्रक्शन को मैं ऐसे लिख सकता हूं? नो सर। वाई? क्यों मैं ऐसा नहीं लिख सर सकता? क्योंकि 5 में तो नहीं जाएगा ना EBX, हाँ, समझ हमें में आ रही है रजिस्टर में चीज? वैल्यू भेजनी तो है। इससे हमें ये चीज समझ में आई कि डेस्टिनेशन ऑलवेज कंटेनर, डेस्टिनेशन हमेशा उस टाइप का होना चाहिए जो कि एबिलिटी रखता हो टू स्टोर दी वैल्यू, राइट? तो इसी तरीके से 5 जो है वो इटसेल्फ एक कांस्टेंट नंबर है। अगर मैं इसको भी कमेंट आउट कर दूं और मैं सिर्फ अपने प्रोग्राम को बिल्ड कर दूं, तो यहाँ पे मुझे इसी इंस्ट्रक्शन पे रोक देगा कि भाई इमीडिएट ऑपरेंड नॉट अलाउड। सही है, इमीडिएट ऑपरेंड नॉट अलाउड, कि भाई डेस्टिनेशन कभी भी इमीडिएट नहीं हो सकता। इट ऑलवेज लाइक वेरिएबल, ये कोई वेरिएबल हो सकता है या तो ये कोई रजिस्टर हो सकता है, लेकिन कभी भी ये कांस्टेंट नहीं हो सकता, ये रूल है। इस चीज को समझिएगा। ये वाली बात कितनों को समझ में नहीं आई? सर एक चीज पूछनी है। पूछिए। सर हम इसमें जैसे हमने 5 इनिशियलाइज किया, तो सर हम वेरिएबल भी यूज कर सकते थे? बिल्कुल कर सकते थे। अभी वेरिएबल पे आएंगे, वेरिएबल भी यूज करेंगे, बिल्कुल। सर ये जो EAX और EBX की सीक्वेंस है ये मैटर नहीं करती, कोई सा भी रख लो आप। नहीं, अभी मैं इसी चीज से यही समझाना चाह रहा हूँ, जो मैंने आप लोगों को सबसे पहले इंस्ट्रक्शन लिखी ना कि भाई प्रिंट सिर्फ किसकी वैल्यू हो रही थी, इसकी वैल्यू हो रही थी ना। बी में मैंने 10 रखा था, इसमें मैंने जी सर। 5 रखा था, क्या प्रिंट हो रहा था? सिर्फ 5। तो क्लास याद रखिएगा, डिस्प्ले जो भी वैल्यू होती है हमेशा EAX की वैल्यू होती है। डिस्प्ले जो भी होती है, कॉल राइट इंटीजर हो या फ्लोट हो या बाइनरी हो या डेसिमल हो या हेक्साडेसिमल हो, इट ऑलवेज रीड द वैल्यू ऑफ EAX। सही है, ये वाला फंक्शन सिर्फ उठाता ही EAX की वैल्यू को है, राइट? तो अब हमें ओके। अगर कोई एक्सप्रेशन अगर सॉल्व करने जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल कि भाई मैं एक एक्सप्रेशन सॉल्व करने जा रहा हूं कि भाई ए को प्लस कर दूं बी से, सही है, और वो स्टोर हो जाए सी में। अब ये इक्वेशन मैं क्या बनाऊंगा भाई? मैंने फॉर एग्जांपल एक वैल्यू ले ली कि भाई मूव EAX, और EAX कॉमा 10 वैल्यू ले ली या 5 वैल्यू ले ली। हम इसको ये वाली एक्सप्रेशन भी नाम दे सकते थे कि फॉर एग्जांपल 5 प्लस 10 और इक्वल टू के बाद जो 15 वैल्यू आएगी वो सी में आनी चाहिए। ये चीज समझ में आ रही है आप लोगों को कि अब मैं जो है वो ये वाली एक्सप्रेशन सॉल्व करने जा रहा हूं, तो अब मुझे सी वैल्यू देखो। अब आपको ये जहन में आ रहा होगा कि फॉर एग्जांपल मैं इसको EAX रजिस्टर में कर लूं, मैंने 5 कर लिया। एक और मैंने वैल्यू स्टोर कर ली EBX में, जिसको मैंने 10 वैल्यू दे दी। अब मैं एक इंस्ट्रक्शन लिख रहा हूं, ऐड करवा दो EBX को और EAX को। अब समझिएगा इस बात को, EAX को। तो अब जब मैं कॉल राइट एंड करूंगा, तो अभी मैंने क्या स्टेटमेंट यूज किए, ये हमेशा EAX की वैल्यू उठाएगा। तो अब मुझे आप लोग यहां पर डिसाइड करके बताओ कि ये वाली जो इंस्ट्रक्शन मैंने लिखी है कि ऐड करवा दो EBX को EAX से, तो मुझे बताओ ऐड होके वैल्यू जो सम वाली वैल्यू है जो कि 15 वैल्यू है वो कहां जाएगी? सर EBX में। EBX में जाएगी। लेकिन मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, कॉल राइट एंड, ये कौन सी वैल्यू को पिक करेगा? इस वैल्यू को। और इस वैल्यू EX में में। कौन सी वैल्यू है? 5। तो क्या 5 मेरा डिजायर आउटपुट होना चाहिए? यस सर। डिजायर आउटपुट मेरा 5 होना चाहिए। मुझे तो नो ये सर, प्रिंट नो करना सर, है। 15। 15। हाँ, तो 15 अब मुझे 15 क्या करना पड़ेगा? मुझे ये करना पड़ेगा सर, भाई। हमें डेस्टिनेशन EX करना होगा। हाँ एग्जैक्टली तो मैं यहाँ पे ये करूंगा EAX और यहाँ पे इसको कर दूंगा BX। अब बात बराबर है, B की वैल्यू क्या है? 10, A की वैल्यू क्या है? 5। जब ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो इस इंस्ट्रक्शन का रूल ये है
कि डेस्टिनेशन को सोर्स से ऐड करवा दो और जो भी रिजल्ट आए वो डेस्टिनेशन में स्टोर करवा दो। देन उसके बाद मैं यहाँ पर कॉल राइट एंड करूंगा तो ये राइट एंड जो है वो EAX की वैल्यू को पिक करेगा और यहाँ पे ऐसा हो भी रहा है। तो चेक कर लेते हैं भाई, मेरे पास +15 आना चाहिए आउटपुट। तो यहाँ पर देखिए क्लास +15 मेरे पास आउटपुट आ रहा है। अब इस चीज को भी मेक श्योर कर लेते हैं कि क्या वाकई में ऐसा है। अगर मैं इसको कर देता हूं EBX और इसको कर देता हूं EAX, अब मैं आपको डीबग करके दिखाता हूं कि कहानी क्या वाकई में ऐसी है या नहीं। तो डीबग करने का तरीकेकार क्या है कि आप F11 प्रेस कर दें। सही है, F11 इसको आप यस करें, F11 प्रेस कर दें। जैसे C# में हम लोग ड्राई रन करते थे ना, रन टू कर्सर। तो अब ये वाली आप हमें चाहिए कि भाई रजिस्टर्स में भी वैल्यू शो हो। तो देखें जब आपका प्रोग्राम डीबग पोजीशन में होगा ना, इस तरीके से, अभी आपकी कोई भी इंस्ट्रक्शन इंप्लीमेंट नहीं हुई लेकिन डीबग में पोजीशन में, तो डीबग के ऑप्शन में आपको विंडोज में ये ऑप्शन मिलेंगे। लेकिन अगर मैं स्टॉप कर दूं अपने प्रोग्राम को और डीबग के ऑप्शन में जाऊं तो मुझे यहाँ पर मजीद ऑप्शन नहीं मिलेंगे जो मुझे चाहिए। तो आपने सबसे पहले चेक करने के लिए किसी भी प्रोग्राम को ड्राई रन करने के लिए आपने F11 प्रेस करना है। तो आप डीबग मोड पे चले जाओगे। डीबग मोड के बाद आपको डीबग में ये विंडोज में ऑप्शन मिल जाएंगे। अब इसमें आपको कौन सा ऑप्शन चाहिए? अब हमें चाहिए कि भाई हमें रजिस्टर्स चाहिए। तो यहाँ पे देखें आखिरी वाली विंडो है रजिस्टर, इसकी शॉर्टकट की भी बताई हुई है कि आप इस पर क्लिक कर दें तो यहाँ पर तमाम रजिस्टर्स आपके पास आके आपको मिल जाएंगे। मैं इसकी पोजीशन सेट कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पर पोजीशन सेट कर ली। अब ये तमाम रजिस्टर आ रहे हैं। देखें ये रजिस्टर भी आपको पता है EAX, EBX, ECX और EDX, ये 4 बेसिक रजिस्टर आपको सर ने भी बता दिए होंगे या सर नवीद ने भी बता दिया होंगे कि ये क्या होते हैं, जर्नल पर्पस रजिस्टर होते हैं। बताए? ठीक है भाई, ये जर्नल पर्पस रजिस्टर होते हैं। ए को हम लोग कहते हैं एक्यूमुलेटर रजिस्टर। सही है, ए को कहते हैं हम लोग एक्यूमुलेटर रजिस्टर, बी को कहते हैं हम लोग बेस रजिस्टर, सी को कहते हैं काउंटर रजिस्टर और डी को कहते हैं डाटा रजिस्टर। राइट। अब क्लास यहां पर देखिए कि हर रजिस्टर 32 बिट साइज का है। आपको सर ने एक बात और भी बताई होगी कि हर रजिस्टर के 2 सेक्शन होते हैं, एक लोअर पार्ट और एक हायर पार्ट। ये बात किसको नहीं पता? पता है ये बात सबको? यस सर। ठीक है। और सर ने ये भी बताया होगा कि हमेशा जो भी वैल्यू रजिस्टर में पुश होती है वो हमेशा लोअर साइड में जाती है। सर यही एक बार बताया फिर था। से बताना। देखें यहां पे ये कहना चाह रहा हूं, अब इस इंस्ट्रक्शन का क्या मतलब है कि 5 वैल्यू पुश होने जा रही है EAX में। अब ये EAX क्या है? हमारे पास तो AL रजिस्टर भी होता है, AH रजिस्टर भी यूज होता है, हमारे पास जो है वो AX रजिस्टर भी यूज होता है। EAX क्या है फिर? ये भी तो एक रजिस्टर है, लेकिन क्लास ये है हमारे पास साइजेस ऑफ द रजिस्टर। आपको सर ने 8 बिट से बताया होगा, 8 बिट AL होता है, फिर 16 बिट AX होता है, फिर एक्सटेंडेड E का मतलब होता है एक्सटेंडेड रजिस्टर जो कि 16 का भी डबल हो जाता है। फिर उसके बाद RAX होता है, वो 64 बिट पे चले जाता है। लेकिन हमें विजुअल स्टूडियो जो रजिस्टर प्रोवाइड करता है गालिबन वो 32 बिट का होता है, जिसमें से 1 निबल, ये आपको जो हर रजिस्टर की वैल्यू नजर आ रही है ना, जैसे ये 005A, ये क्या है, पहले से पड़ी हुई गार्बेज वैल्यू है। लेकिन जैसी ये इंस्ट्रक्शन फॉलो हो जाएगी तो ये जो 5 वैल्यू है ना, ये EAX के रजिस्टर के बिल्कुल लोअर पार्ट में जाके पुश होना शुरू हो जाएगी, पुश होगी, क्योंकि 5 एक बहुत स्मॉलेस्ट वैल्यू है। अगर हम 32 बिट के हवाले से देखें तो 5 जो है वो एक बहुत स्मॉलर वैल्यू है। तो हमेशा रजिस्टर में जो वैल्यू पुश होती है वो हमेशा लोअर पार्ट में होती है। अब कैसे पता चलेगा भाई कौन सा लोअर पार्ट है? तो क्लास याद रखिएगा कि 1 2 3 4 ये जो 4 निबल्स है ना, ये बेसिकली उस रजिस्टर का हायर पार्ट है, और बाकी जो रिमेनिंग यहां से लेकर यहां तक के हैं ये इस 32 बिट रजिस्टर का लोअर पार्ट है। ये बात कितनों को समझ में नहीं आई? जी भाई।
ये समझ में नहीं आई भाई? देखें, सर ने आपको सर बताया आ होगा, गई समझ। नहीं कुछ को नहीं आई ना, मैं रिपीट कर देता हूँ दोबारा, चलो कोशिश कर लेते हैं थोड़ा। दरअसल पता है ये जो है ना क्लास, जब हम लोग फिजिकल लेते हैं ना, तो हम लोग बोर्ड पे पूरी इम्प्लीमेंटेशन कर रहे होते हैं। तो अब यहाँ पर क्योंकि अभी हमारे पास बोर्ड नहीं है, तो मैं सिर्फ यहाँ से बताने की कोशिश करता हूँ आपको। यार ये तो बहुत ही गंदा हो जाएगा। देखें, अब कोई भी रजिस्टर होता है तो उसके भाई दो सेक्शन होते हैं, ये बात सर ने भी बताई होगी, ठीक है? दो सेक्शन होते हैं, एक सेक्शन होता है हमारे पास हायर पार्ट, और एक सेक्शन होता है हमारे पास लोअर पार्ट। सही, ये वाली बात सर ने, ठीक है, ये बात सर ने भी बताई होगी। अब अगर हम बात करते हैं रजिस्टर, कौन से रजिस्टर की भाई? EAX रजिस्टर की बात करते हैं। सही, तो अब ये रजिस्टर जो है वो 32 बिट का होता है, जिसमें से हायर पार्ट ये दो में स्प्लिट हुआ होता है। एक पार्ट होता है 16 बिट का, एक पार्ट होता है 16 बिट का। अब आप जो यहाँ पर वैल्यूज देख रहे हो, जो यहाँ पर हम जो वैल्यू देख रहे हैं कि भाई ये जो 4 निबल्स ये हैं, 4 निबल्स ये हैं, तो भाई यहाँ पर ये जो 4 निबल्स हैं वो इस पार्ट की हैं। जो शुरू की जो 4 निबल्स हैं वो बेसिकली ये वाला पार्ट है, हायर पार्ट। सही है, और इसी तरीके से बाकी जो 4 निबल्स हैं वो क्या है? वो ये लोअर पार्ट है। तो जब भी ये वाली इंस्ट्रक्शन लिखी जाती है, कौन सी? मूव EAX, 5, या कोई भी रजिस्टर हो, EAX जरूरी नहीं है, तो अब इसका मतलब ये है कि जो 5 वैल्यू जो पुश होने जा रही है किसमें? EAX में, वो हमेशा लोअर पार्ट के आखिरी निबल से पुश होना शुरू होगी। यानी 5 इधर आएगा, बाकी तमाम वैल्यूज जो हैं वो इधर आएंगे, आना शुरू हो जाएंगी, रिमेनिंग वैल्यूज कि भाई 0 0 0। यानी अगर लोअर पार्ट की बात करें तो यहाँ पर क्या वैल्यू हो जाएगी? ये हो जाएगी 0 0 0, और फिर जो आखिरी वैल्यू कौन सी है? वो 5 है। ये वैल्यू पुश हो जाएगी यहाँ पर। अब मैं अगर यहाँ पर इसकी भी बात करूँ, तो जब मैं अपने विजुअल स्टूडियो में ये पहली इंस्ट्रक्शन चलाऊंगा ना, स्टेप ओवर, सर तो अब लेकिन आप यहाँ AL जो पर है वो तो देखिए, 8 बिट का होता है। हाँ, तो हमने यहाँ पर EX यूज किया है ना, तो मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि AL का साइज क्या है? AL का साइज सिर्फ इतना है, 8 बिट। ओके ओके। ठीक है, अब 8 बिट को डबल कर दो तो यहां से लेकर यहां तक का साइज कितना हुआ? 16 बिट। अब ये 16 बिट हुआ तो बाकी ये जो 4 निबल्स हैं ये भी तो 16 बिट की हैं। 16 16 कितना हो गया? 32 हो गया, राइट? तो अब अगर हम लोग AL की बात करेंगे ना, तो AL में भी हायर पार्ट, लोअर पार्ट ये होगा और हायर पार्ट ये होगा, बाकी सब AL का पार्ट नहीं है अभी, क्योंकि रजिस्टर विजुअल स्टूडियो में हमें पूरा ओवरऑल 32 बिट मेंशन होता है। तो हमें खुद अपनी अंडरस्टैंडिंग से समझना है कि भाई अगर हम यहाँ पर AL यूज करने जा रहे हैं तो AL का मतलब सिर्फ पूरे रजिस्टर में सिर्फ इतना सेक्शन है AL का, ये है 8 बिट। सही है, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये एक निबल 4 बिट की होती है। सही है, तो 4 8 32, तो हर निबल 4 बिट की है। तो यहां पर कितनी निबल्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 मल्टीप्लाई बाय 4 कितनी हो गई भाई? 32 बिट। तो ये पूरा ओवरऑल 32 बिट रजिस्टर हो जाएगा हमारे पास। ठीक है भाई, ये बात होपफुली सबको समझ में आई होगी। तो मैं आपको ये इंस्ट्रक्शन बता रहा था कि भाई ये इंस्ट्रक्शन जब सबसे पहले पुश हुई, फिर इंप्लीमेंट हुई, तो इसका मतलब 5 जो है वो EX में पुश हो गया। अब पुश कैसे हुआ? यही इसी तरीके से तो पुश हुआ। बाकी जो रिमेनिंग सेक्शन था वो क्या था? 0 0 0 0। अब मुझे ये बात बताओ कि क्या पूरी ओवरऑल वैल्यू यही नहीं बन रही जो हमारे विजुअल स्टूडियो में आ रही है? ये बन रही है या नहीं? कि भाई ये 4 निबल्स क्या हैं? ये हायर सेक्शन में जा रही हैं, और बाकी 3 0 और 5 ये हैं वो हमारे पास कौन सा सेक्शन है? ये 3 0 और ये 5, ये कौन सा सेक्शन है? ये लोअर सेक्शन है। क्योंकि अब हम यहाँ पर इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं 32 बिट, तो इसने ओवरऑल पूरे रजिस्टर को क्या कर दिया? हाईलाइट कर दिया। बट क्लास में आपको यहाँ पर लगे तो ये भी समझा देता हूं कि अगर मैं इंस्ट्रक्शन ये वाली यूज करता, कौन सी? के भाई AL की मैं यहाँ पर यूज करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल AL,
तो मैं चाह रहा हूं कि भाई अब एक्यूमुलेटर का रजिस्टर है और उसका लोअर पार्ट है, सही है, एक्यूमुलेटर का रजिस्टर है और उसका लोअर पार्ट है। तो अब जब मैं अपने प्रोग्राम को डीबग करूंगा तो अब यहाँ पर वैल्यू देखिएगा कि किस तरीके से इंप्लीमेंट होगी। अब आपके सामने यहाँ पूरे इसमें ये गार्बेज वैल्यू है, ये पहले से डिफॉल्ट वैल्यू होती है, लेकिन क्लास जब मैं ये वाली इंस्ट्रक्शन इंप्लीमेंट करूंगा ना, तो अब इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि भाई पूरा रजिस्टर अभी काम करनी है, सिर्फ ये दो लेवल, ये जो दो लेवल है ये हमारे पास इस टाइम इंप्लीमेंट होने जा रही है। अब कैसे इंप्लीमेंट होने जा रही है उसको देखिएगा। अब जैसे ही मैं स्टेप ओवर करूंगा तो अब आप यहाँ पे देखिए कि तमाम वैल्यू गार्बेज वैल्यू वो ही रही, लेकिन आखिर की जो दो वैल्यू हैं वो क्या हो गई, वो इंप्लीमेंट हुई है और 5 वैल्यू उसमें पुश हो गई। तो एक निबल हमारे पास क्योंकि 0 हो गई और दूसरी निबल में लोअर पार्ट में हमारे पास वैल्यू क्या हो गई, 5 पुश हो गई। हमने क्या कहा था, अब इस टाइम हम अक्यूमुलेटर के लोअर पार्ट में वैल्यू देने जा रहे हैं, सही है। तो वैल्यू हमेशा जो पुश होती है वो रजिस्टर के लोअर पार्ट में पुश होती है, चाहे वो कोई सा किसी भी साइज का रजिस्टर हो, वो हमेशा यहाँ से फिल होना शुरू होगी, आखिरी पार्ट से फिल होना शुरू होगी। तो हम अपनी इंस्ट्रक्शन पे, तो मैं अपने प्रोग्राम को दोबारा से क्या कर देता हूँ, स्टॉप कर देता हूँ, वही इंस्ट्रक्शन मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो आप क्या करने जा रहे हैं हम भाई, कि भाई दोबारा से डिबग कर लेते हैं। अब हम इस चीज को इंप्लीमेंट करने जा रहे थे कि भाई ऐड होने के बाद जो सम की वैल्यू है वो कहाँ जाती है, वो हमेशा डेस्टिनेशन पे जाते हैं। इसका मतलब है कि भाई हम 5 वैल्यू इसके अंदर मूव करते हैं, तो ये ऑप कोड क्या डिफाइन करता है, ये आपका आइडेंटिफायर होता है इंस्ट्रक्शन का कि भाई आप कौन सी इंस्ट्रक्शन इंप्लीमेंट करने जा रहे हो। हम मूव इंस्ट्रक्शन इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं, किसको मूव कर रहे हैं, 5 को मूव करने जा रहे हैं EAX में स्टेप ओवर। तो यहाँ पे देखिएगा पूरा रजिस्टर 0 के लोअर पार्ट में 5 वैल्यू फिल हो गई। उसके बाद अब VAX में पहले से गार्बेज वैल्यू है, जब ये वाले इंस्ट्रक्शन फॉलो करेंगे तो पूरा रजिस्टर फिल हो गया। अब यहाँ पे ए का क्या मतलब है, ये कौन बताएगा, रजिस्टर में जो वैल्यू पुश हो रही है वो हेक्साडेसिमल फॉर्म में हो रही है क्लास, याद रखिएगा। तो ये 10 हेक्साडेसिमल में क्या होता है, ए होता है। तो यहाँ पे लोअर पार्ट में जाके ए फिल हो गया, राइट। अब हमें क्या करना है कि भाई EBX में 10 वैल्यू है, उसको ऐड करवा रहे हैं 5 वैल्यू के साथ, और जब ये ऐड होने के बाद हमेशा डेस्टिनेशन में जाएगी वैल्यू। तो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई जो 5 और 10 आपस में जब प्लस होंगी तो जो 15 की जो वैल्यू होगी वो EBX में जानी चाहिए। तो जब मैं स्टेप ओवर करूंगा तो अब यहाँ पे देखिए EBX में क्या वैल्यू आ गई, F वैल्यू आ गई, और F इज दी हेक्साडेसिमल वैल्यू ऑफ 15। ये बात कितनों को समझ में नहीं आई। अब अगर मैं यहाँ पर ये वाली इंस्ट्रक्शन इंप्लीमेंट करूंगा मजीद स्टेप ओवर, तो यहाँ पे देखिए मुझे ये मेरा डिजायर आउटपुट नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि ये वाली इंस्ट्रक्शन ने किसकी वैल्यू को उठाया, EAX की वैल्यू को उठाया, जो कि 5 वैल्यू थी। ये वाली बात क्लास मुझे एक्नॉलेज कर दें प्लीज, कि समझ में आई या नहीं। आ गई सर। ठीक सर है सर ये जी, EAX और EBX सब्ट्रैक्शन एडिशन और सिर्फ डिस्प्ले मैसेज के लिए आता है, मतलब स्ट्रिंग वैल्यू जरूरी जो नहीं है। हम वो करते हैं मैं भी शो। ये नहीं बता रहा आपको कि कौन सा रजिस्टर किस लिए यूज हो रहा है, आपकी अपनी मर्जी है कि कोई भी। ओके। लेकिन अब सिर्फ मैंने अभी सिर्फ ये बताया आपको कि अगर मुझे कोई वैल्यू प्रिंट करवानी है, कोई भी वैल्यू, तो वो वैल्यू मुझे हमेशा EAX में रखनी होगी, क्योंकि कॉल राइट इंटीजर जो है वो EAX की वैल्यू को पढ़ता है। अभी बाकी 3 रजिस्टर की मैंने बात नहीं बताई, वो सिर्फ हम वैल्यू को होल्ड करने के लिए एक वेरिएबल के तौर पर भी यूज कर रहे हैं, सही है। तो आप यहाँ पे BX की जगह CX भी ले सकते थे, DX भी ले सकते थे, इट्स अप टू यू। ठीक है भाई। अब हम लोग यहाँ पे आते हैं, इस प्रोग्राम को स्टॉप करते हैं। और क्या चीजें रह गई भाई हमारे पास, अब हम अगर मैनुअल के अकॉर्डिंग चलते हैं तो मैनुअल में भी हमें यही तो कहा हुआ है कि सबसे पहले जो सैंपल कोड इन्होंने दिखाया वो ये दिखाया कि भाई एक इंस्ट्रक्शन EAX में 5 वैल्यू दे दी, सही है, और उसके बाद ऐड करवा रहे हैं उसी 5 वैल्यू को 6 से। अब यहाँ पर हमने जो इंस्ट्रक्शन दी थी वो क्या दी थी
कि भाई दोनों साइड रजिस्टर थे, ये जरूरी नहीं है। अगर मैं यहाँ पे इंस्ट्रक्शन चेंज करके यहाँ पे कोई कांस्टेंट वैल्यू दे देता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे 7 दे दी, अब मुझे कौन बताएगा कि भाई आउटपुट क्या आना चाहिए, EBX रजिस्टर में क्या वैल्यू होगी। अब 5 तो यूजलेस हो गई। अब जो इंस्ट्रक्शन क्या होगी, जो EBX में जो 10 वैल्यू है उसमें 6 की वैल्यू ऐड होके EBX में सेव हो जाएगी, तो यहाँ पे 16 जो वैल्यू होगी वो EBX में सेव हो जाएगी। अब मुझे 16 वैल्यू को अगर प्रिंट करवाना है तो मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, EAX में EBX की वैल्यू को मूव करवाना पड़ेगा। देन उसके बाद जब मैं अपने प्रोग्राम को रन करूंगा तो मुझे यहाँ पर 6 और 10 के दरमियान एडिशन की वैल्यू मिल जाएगी 16। अब क्योंकि मैंने देखो क्लास, एक चीज जहन में रखिएगा, यहां पर इंस्ट्रक्शन है राइट इंटीजर, तो मुझे इंटीजर वैल्यू देगा और इंटीजर वैल्यू के साथ हमेशा प्लस देगा ये। लेकिन अगर हम रजिस्टर की बात करें तो रजिस्टर में जो वैल्यू हमें मिलेगी वो हेक्साडेसिमल में वैल्यू में मिलेगी। तो मैं यहाँ पर इसको इंप्लीमेंट करता हूं, तो अब आप यहाँ पे देखो तो EBX में जो 16 वैल्यू है, EBX में जो वैल्यू अभी जो मिलेगी हमें इसके बाद, अब ये जो 10 वैल्यू है, 1 वैल्यू, ये 1 जो है वो आप इसको 10 मत समझ लीजिएगा, 10 नहीं है ये वैल्यू, ये हेक्साडेसिमल की 16 वैल्यू है। कि अगर हम यहाँ पे बात करते हैं एक निबल की, तो एक निबल की रेंज जो है क्लास यहाँ पर जहन में रखिएगा वो है 0 से लेकर F तक। सही है भाई, 0 टू F है। तो अब अगर ये 0 से स्टार्ट होगा F पे जाएगा, तो F के बाद I तो होता नहीं है। हम लोग 9th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं, हेक्साडेसिमल की जो रेंज होती है वो 0 से क्या होती है, F तक होती है, या 1 से E तक होती है, कुछ ऐसी होती है, लेकिन इससे ज्यादा नहीं होती। तो अब अगर यहाँ पे बात करते हैं कि भाई जब ये F के बाद ये जो 16 हो गया, यानी अगर हम इसकी बात करें तो ये 0 से लेकर 15 वैल्यू क्या हो गई, F क्या हो गई, 15 वैल्यू होगी। अब यहाँ पर जो वैल्यू बन रही है वो तो 16 वैल्यू बन रही है, तो 16 के बाद क्या होगा कि ये वाला जो निबल होगा ये फुल होके ये 0 हो जाएगा, और अगली जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 1 बची ना। 16 वैल्यू बन रही है लेकिन इसकी रेंज क्या है, 15 तक। तो एक निबल कौन, वो यहाँ पर अगली निबल में जाके स्टोर होगा, तो इसने पूरी वैल्यू बना दी 10। तो ये जो 10 वैल्यू है ये हेक्साडेसिमल में एक 16 वैल्यू है, लेकिन यहाँ जो प्रिंट जो हम लोग करवा रहे हैं वो क्या करवा रहे हैं, राइट इंटीजर। तो ये इंटीजर टाइप की वैल्यू को लेके इसमें से उठाएगा, सही है, और वो प्रिंट करवाएगा हमें इंटीजर में। जब मैं स्टेप ओवर करता हूं यहाँ पर और दोबारा मैं यहाँ पर स्टेप ओवर करता हूँ, तो यहाँ पर देखिए मेरे पास 16 वैल्यू आएगी। अब रजिस्टर में तो स्टोर हमारे पास 16 वैल्यू है, लेकिन हेक्साडेसिमल में। अब फिर हमने क्या किया, EBX की वैल्यू को EAX में स्टोर करवाया, यहाँ पे भी 10 आ गई ये वाली इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग। फिर उसके बाद हमने क्या किया, कॉल राइट इंटीजर। तो कॉल राइट इंटीजर किसकी वैल्यू को पिक करता है, EAX की वैल्यू को रीड करता है, और ये 10 जो है वो रजिस्टर में हेक्साडेसिमल है लेकिन यहाँ पे इंटीजर में हो रही है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर इसको राइट इंटीजर के बजाय राइट हेक्स कर दूं, तो यहाँ पर मुझे जो 16 वैल्यू है वो हेक्साडेसिमल में मुझे इंप्लीमेंट होगी और वो मुझे प्रिंट होके ला के देगा 10। यहाँ पे देखें पूरी रजिस्टर की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, हेक्साडेसिमल में आ गई। इसी तरीके से अगर मुझे यही वैल्यू बाइनरी में प्रिंट करवानी है तो मैं यहाँ पर लिखूंगा राइट बाइनरी। तो यहाँ पर ये देखिएगा मेरे पास ये बाइनरी वैल्यू आ गई पूरी। अब ये 000 क्या है भाई, ये पूरा एक निबल का बाइनरी साइज है। ये एक निबल, हमने 8 निबल पढ़ी थी, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 निबल्स है ना। यहाँ पर अगर हम रजिस्टर में देखेंगे इस तरीके से, अगर यहाँ पे देखें तो ये एक जीरो, ये जो एक जीरो है बेसिकली वो बाइनरी का साइज है, 0000। ठीक है भाई, यहां तक की बात क्लियर है। चलें जी,
यस सर, अब क्लियर। हमारे पास इंस्ट्रक्शन आगे हमारे पास मैनुअल में क्या कह रहा है कि भाई डाटा को रिप्रेजेंट किस तरीके से करते हैं। ये हमने रिप्रेजेंटेशन भी देख ली कि भाई रिप्रेजेंटेशन करने का तरीकेकार क्या है। अब देखें, ये हमें सैंपल कोड इन्होंने दिखाया था कि भाई A5 जो है वो EAX में मूव करवाओ और उसके बाद 6 की वैल्यू को EAX से ऐड करवा दो और प्रिंट LN कर दो, राइट इंटीजर कर दो। तो ये डिस्प्ले यहाँ पे लिखा हुआ है इन्होंने कि डिस्प्ले दी वैल्यू ऑफ इन EAX, ये हमेशा क्या प्रिंट करवाएगा, ये हमेशा EAX की वैल्यू को प्रिंट करवाएगा। अब आगे जाके आप लोगों को कोई एक्सप्रेशन अगर आप लोगों को सॉल्व करने के लिए मिल गई, फॉर एग्जांपल इस तरह की, ये इस तरह की, तो अब आप लोगों ने मेक श्योर करना है कि भाई अगर आप लोग जो ऑपरेंड सॉल्व कर रहे हो, अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक और वैल्यू आ जाती कि भाई सब ऐड करवा दो 3 से, अब क्या करते, तो इसका आंसर यकीनन क्या आता, 18 आता। अब ये 18 कहाँ जाता, बाकी ये 3 वैल्यू को कहाँ पे अलग से स्टोर करवा के ऐड करवाते, पहले किसको ऐड करवाते फिर बाद में किसको ऐड करवाते, यह आप लोगों ने डिसाइड करना है। क्या तरीकेकार है कि अब मुझे अगर ये वाली एक्सप्रेशन सॉल्व करनी है, फॉर एग्जांपल ये वाली, सही है, ये वाली एक्सप्रेशन सॉल्व करनी है, तो मैं क्या करूं कि मैंने मूव EAX को तो 5 दे दिया, मेरी अपनी मर्जी में, जरूरी नहीं है EAX को दूं, मैं EBX को भी दे सकता था, CX को DX को भी दे सकता था। मूव EBX को मैंने वैल्यू दे दी 10 वैल्यू दे दी। इसी तरीके से मूव ECX को मैंने 3 वैल्यू दे दी। अब ये तीनों वैल्यू मेरे पास एक एक रजिस्टर में सॉल्व हो गई। अब मैंने क्या करवाया, ऐड करवा दिया EAX को किसके साथ, EBX के साथ। अब मैं जब इसको इंप्लीमेंट करने जा रहा हूं तो आप मुझे बताएं कि यहां से लेकर यहां तक का आउटपुट मेरे पास क्या आएगा, 15 आएगा। फिर उसके बाद क्या होगा कि भाई ये वाली एक्सप्रेशन मेरे पास कुछ इतनी बच जाएगी, ऐसा ही होगा ना। तो अब मैंने यहां तक का काम तो कर लिया, यहां तक का तो काम कर लिया। अब जब ये दोनों नंबर ऐड होंगे तो क्या मिलेगा, जब ये दोनों नंबर सॉरी ऐड हो गए तो क्या मिला मुझे, 15। अब 15 कहाँ जाएगा, वो 15 इसमें जाएगा। तो अब ये जो 5 वैल्यू जो पहले EAX में पड़ी हुई थी वो ओवरराइड हो जाएगी, क्योंकि 5 वैल्यू तो मेरे काम की नहीं है ना, वो तो इंप्लीमेंट हो गई, ऐड हो गई। अब वो मेरे काम की नहीं है, भले से ओवरराइड हो जाए, लेकिन अब जो मेरे काम की जो वैल्यू होगी वो होगी 15 जो कि इसमें ऐड हो जाएगी। अब फिर B की वैल्यू भी जब इसमें ऐड हो गई तो अब B की वैल्यू से भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे यहां तक का आउटपुट मुझे चाहिए था वो मिल गया। अब मुझे क्या करवाना है, दोबारा से मैं ऐड की इंस्ट्रक्शन लिखूंगा, EAX को ECX के साथ ऐड करवा दूंगा। तो फिर क्या होगा, फिर ये मुझे इस तरीके से एक्सप्रेशन मुझे मिल जाएगी कि भाई मैंने इन दोनों को ऐड करवा दिया, ये मेरे पास 18 आ गया। अब ये मेरे पास 18 आ गया। अब ये 18 कहाँ जाएगा, ये 18 EAX में चले जाएगा। जब मैं यहाँ पर इसको राइट डेसिमल में करूंगा तो ये मुझे अब प्लस को हटाकर मुझे सिंपल एक डेसिमल वैल्यू मुझे जनरेट करके देगा जो कि 18 होगी। क्लास ये वाली मीटिंग में हमारी एंड होने जा रही है, लेस देन अ मिनट रह गया है, तो ब्रेक करनी है भाई या कंटिन्यू करें। ब्रेक हो जाएगी सर। जी चलो सर, ठीक ब्रेक है, हो फिर जाए। 2:15 बजे हम लोग दोबारा ज्वाइन करेंगे। ठीक है भाई, नमाज वगैरह पढ़ लेते हैं। ओके सर, अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज।